हेलो फ्रेंड्स, स्टडी विद बीएच क्लासेस में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम इंडियन पॉलिटी के अगले सेक्शन जिसके अंतर्गत हम वाणिज्यिक बैंक पढ़ेंगे और इसके आगे के विषयों के बारे में जानेंगे। तो वाणिज्यिक बैंक क्या होती है? वो संस्था जो जनता से जमा स्वीकार करती है और जनता को उपभोग अथवा निवेश के लिए ऋण देती है, बैंक कहलाती है तथा इस प्रक्रिया को बैंकिंग कहते हैं। यदि यह संस्था साख सृजन का कार्य भी करे तो इसे वाणिज्यिक बैंक कहते हैं। मतलब पहले हमने क्या बताया, बैंक की परिभाषा बताई, और अगर यदि ये बैंक साख सृजन क्रेडिट क्रिएशन का कार्य भी करे तो इसे हम वाणिज्यिक बैंक कहेंगे, है ना, कमर्शियल बैंक कहेंगे। वाणिज्यिक बैंक और केंद्रीय बैंक जो आरबीआई होता है और जो वाणिज्यिक बैंक होती है उनमें क्या अंतर है। तो सबसे पहले हम देखेंगे कि केंद्रीय बैंक क्या होती है। देखो, ये बैंकों का बैंक है, ये अर्थव्यवस्था में मुद्रा आपूर्ति का स्रोत है। केंद्रीय बैंक साख नियंत्रण का कार्य करता है। केंद्रीय बैंक का मुख्य उद्देश्य मुद्रास्फीति दर और आर्थिक समृद्धि दर के मध्य सामंजस्य स्थापित करना है। ठीक है, ये सब क्या है, केंद्रीय बैंक के पहलू है। अब हम देखेंगे वाणिज्यिक बैंक। तो वाणिज्यिक बैंक के अंतर्गत देखेंगे, ये ग्राहकों को बैंकिंग सुविधाएं प्रदान करता है। क्या करता है? बैंकिंग सुविधाएं प्रदान करता है। वाणिज्यिक बैंक साख सृजन से मुद्रा की तरलता को बनाए रखने में सहायक होते हैं ना। वाणिज्यिक बैंक साख सृजन से मुद्रा की तरलता को बनाए रखने में सहायक होते हैं। वाणिज्यिक बैंक मुख्यतः लाभ के उद्देश्य से कार्य करते हैं और ये केंद्रीय बैंक के नियंत्रण में कार्य करते हैं। जो वाणिज्यिक बैंक होते हैं उनको कौन नियंत्रित करता है? उनको केंद्रीय बैंक नियंत्रित करता है। ठीक है, अब हम देखेंगे बैंकिंग के कितने प्रकार होते हैं। तो बैंकिंग के निम्नलिखित प्रकार होते हैं। पहला होता है कोर बैंकिंग, मोबाइल बैंकिंग, ई बैंकिंग, लीड बैंकिंग, विकास बैंकिंग, शैडो बैंकिंग और यूनिवर्सल बैंकिंग। तो सबसे पहले हम देखते हैं कोर बैंकिंग। कोर बैंकिंग क्या होता है? इसके अंतर्गत बैंक की सभी शाखाओं को एक दूसरे के साथ कंप्यूटर आधारित नेटवर्क के माध्यम से जोड़ दिया जाता है। परिणाम स्वरूप ग्राहकों को बैंकिंग की सुविधाएं विभिन्न शाखाओं में उपलब्ध हो जाती है। जो बैंकिंग की सुविधाएं होती है विभिन्न शाखाओं में उपलब्ध हो जाती है। अब हम देखेंगे लीड बैंकिंग। सन 1969 में गाडगिल समूह द्वारा दी गई रिपोर्ट के आधार पर बैंकिंग प्रणाली का विस्तार करने के लिए क्षेत्रीय लक्ष्य निर्धारित किए गए। 1969 में ही नरीमन समिति की रिपोर्ट के आधार पर जिला स्तर पर बैंकिंग व्यवस्था के विकास का लक्ष्य निर्धारित किया गया तथा इसी वर्ष आरबीआई ने लीड बैंकिंग योजना प्रारंभ की। तो लीड बैंकिंग योजना किस समिति की सिफारिश के आधार पर की? नरीमन समिति की सिफारिश के आधार पर लीड बैंकिंग प्रारंभ हुई। इसके अंतर्गत विभिन्न बैंक आपसी सामंजस्य के आधार पर वित्तीय सुविधाओं का विस्तार करते हैं। एक जिले में आरबीआई द्वारा एक बैंक विशेष को लीड बैंक नामित किया जाता है तथा वो बैंक अन्य बैंकों के साथ सामंजस्य स्थापित करके साख सुविधाओं का विस्तार करता है। ये व्यवस्था ग्रामीण विकास में भी अप्रत्यक्ष रूप से सहायक होती है। अब हम देखेंगे विकास बैंकिंग, जिसे हम डेवलपमेंट बैंकिंग भी कहते हैं। ये एक बहुउद्देशीय प्रक्रिया है जिसके अंतर्गत न केवल बैंकिंग सुविधाओं का विस्तार किया जाता है बल्कि विभिन्न क्षेत्रों में निवेश को प्रोत्साहित करके आर्थिक समृद्धि दर को बढ़ाने का प्रयास किया जाता है। ये बैंकिंग किसी क्षेत्र विशेष को लक्ष्य बनाकर साख सुविधाएं उपलब्ध कराती है। ठीक है, विकास बैंकिंग कौन कौन सी होती है? जैसे कृषि विकास के लिए नाबार्ड होती है, औद्योगिक विकास के लिए सिडबी होती है, आयात निर्यात के लिए एक्जिम बैंक होती है और आवासीय क्षेत्र के लिए नेशनल हाउसिंग बैंक एनएचबी होती है। अब यूनिवर्सल बैंकिंग क्या होती है? जब बैंकिंग संस्थाएं अपने बैंकिंग कार्यों को व्यापक रूप से विस्तार कर लेती है तो इसे सार्वजनिक बैंकिंग कहा जाता है। अर्थात बैंक अपने परंपरागत कार्यों के अलावा ग्राहकों को आधुनिक वित्तीय सेवाएं भी उपलब्ध कराते हैं, जैसे बीमा, है ना। इस बैंकिंग को प्रोत्साहित करने की सिफारिश नरसिंहन समिति द्वारा की गई थी, है ना। अब देखते हैं हम शैडो बैंकिंग, जिसे छाया बैंक भी कहते हैं। ये प्रक्रिया नियमित बैंकिंग व्यवस्था से पृथक है, अर्थात इसके अंतर्गत मध्यवर्ती संस्थाओं की भूमिका में वृद्धि होती है तथा इन संस्थाओं के माध्यम से ग्राहकों को बैंकिंग सुविधाएं उपलब्ध कराई जाती है। विकासशील देशों में असंगठित वित्तीय बाजार की उपलब्धता अधिक होती है। परिणाम स्वरूप शैडो बैंकिंग के माध्यम से वित्तीय समावेशन का विस्तार किया जा सकता है।
अब बैंक आप देंगे कि बैंक का डिविजन्स, बैंक दो तरह की होती है, वाणिज्यिक बैंक और सहकारी बैंक। वाणिज्यिक बैंक में भी दो आती है, अनुसूचित बैंक और गैर अनुसूचित बैंक। अनुसूचित बैंक वो होती है जो आरबीआई अधिनियम के अनुसूची में शामिल होती है ना। अब अनुसूचित बैंक भी तीन तरह की होती है, सार्वजनिक बैंक, निजी बैंक और विदेशी बैंक। सार्वजनिक बैंक भी तीन प्रकार की होती है, राष्ट्रीयकृत बैंक, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया और अन्य बैंक। राष्ट्रीयकृत बैंक कब हुई थी राष्ट्रीयकृत? 1969 में हुई थी, 1980 में हुई थी, है ना। एसबीआई और अन्य बैंक में आती है आरआरबी। ठीक, अब हम अनुसूचित बैंक जो मैंने बताया था उसके बारे में जानेंगे। वे सभी बैंक जो आरबीआई अधिनियम 1934 की दूसरी अनुसूची में सूचीबद्ध अनुसूचित बैंक कहलाती है। इन बैंकों को आरबीआई के नियमों का पालन करना अनिवार्य है। बैंकों के राष्ट्रीयकरण के क्या क्या कारण है? बैंकिंग क्षेत्र में सरकार की भूमिका में वृद्धि करना, कृषि क्षेत्र को अधिक साख सुविधाएं उपलब्ध कराना, आर्थिक गतिविधियों में समाजवादी विचारधारा को बढ़ावा देना, वित्तीय समावेशन को प्रोत्साहित करना। अब हम देखेंगे क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक जो आरआरबी है वो क्या होती है। आरआरबी की स्थापना आरआरबी अधिनियम 1976 के द्वारा की गई। यह अधिनियम क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों की संरचना, नियमन और उनकी समाप्ति संबंधी दिशा निर्देश प्रदान करता है। क्षेत्रीय बैंकों की स्थापना का उद्देश्य न केवल वित्तीय समावेशन को प्रोत्साहित करना था, बल्कि सरलता से साख सुविधाएं उपलब्ध कराना भी था। क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों का मुख्य उद्देश्य किसी क्षेत्र विशेष में वंचित वर्ग को अर्थव्यवस्था की मुख्य धारा से जोड़ना है। आरबीआई की संरचना कैसी है? आरआरबी की संरचना रीजनल रूरल बैंक, क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक। इनकी स्थापना में तीन संस्थाओं की भूमिका होती है। केंद्र की इसमें 50% की सहभागिता होती है, राज्य की 15% और जो प्रायोजित बैंक होती है ना, जो इन्हें स्पॉन्सर्ड करती है आरआरबी को, वो 35% की भूमिका के साथ होती है। प्रायोजक बैंक का मुख्य कार्य आरआरबी के कर्मचारियों को प्रशिक्षण प्रदान करना, वित्तीय और प्रबंधकीय सहायता देना तथा एक निश्चित अंश के रूप में हिस्सेदारी प्रदान करना होता है। हाल ही में आरआरबी अधिनियम में संसद द्वारा संशोधन किया गया है तथा निम्न प्रावधान शामिल किए गए है ना। भविष्य में तीनों संस्थाओं में परिवर्तन के लिए पुनः अधिनियम में संशोधन की आवश्यकता नहीं होगी, अर्थात परिवर्तन केवल अधिसूचना से किया जा सकेगा। राज्य सरकारों के हिस्सेदारी में परिवर्तन के लिए राज्य सरकार की अनुमति अनिवार्य कर दी गई है। आरआरबी की अधिकृत पूंजी को परिवर्तित कर दिया गया है। इसकी न्यूनतम सीमा 25 लाख से बढ़ाकर 1 करोड़ कर दी गई है और अधिकतम सीमा 1 करोड़ से बढ़ाकर 2000 करोड़ कर दी गई है। आरआरबी के अधिकारियों की नियुक्ति प्रक्रिया को अधिक पारदर्शी बना दिया गया। अब हम देखेंगे सहकारी बैंक क्या होती है। सहकारी बैंक वो वित्तीय संस्था है जो अपने सदस्यों द्वारा शासित होती है। सहकारी बैंकों की यह मान्यता है कि सामुदायिक विकास को प्रोत्साहित करके ही देश का आर्थिक विकास किया जा सकता है। इन बैंकों की स्थापना का उद्देश्य कृषि और ग्रामीण क्षेत्र के विकास के लिए अधिक साख सुविधाएं उपलब्ध कराना था। अर्थात सहकारी बैंक न केवल वित्तीय समावेशन में सहायक है, बल्कि ग्रामीण विकास में भी सहयोगी है। सहकारी बैंक वाणिज्यिक बैंकों से अग्र आधारों पर भिन्न है ना, वाणिज्यिक बैंकों से अग्रलिखित आधारों पर अलग है या भिन्न है। तो सहकारी बैंक के बारे में जानते हैं, फिर वाणिज्यिक बैंकों के बारे में जानेंगे। सहकारी बैंक, इन बैंकों की स्थापना का मुख्य उद्देश्य कृषि और ग्रामीण क्षेत्र का विकास करना है। सहकारी बैंक की स्थापना राज्य सहकारी समिति अधिनियम की अनुशंसा पर की गई है ना, के अनुसार की गई। सहकारी बैंकों का पंजीकरण रजिस्ट्रार ऑफ कोऑपरेटिव सोसाइटीज के पास होता है। सहकारी बैंकों का नियमन आंशिक रूप से आरबीआई तथा आंशिक रूप से राज्य सरकार द्वारा किया जाता है। सहकारी बैंक की शाखाएं एक ही राज्य तक सीमित होती है। जनरली ये जो सहकारी बैंक होती है एक राज्य के अंतर्गत ही पाई जाती है ना। राष्ट्रीय स्तर पर एक तरह की सहकारी संस्थाएं नहीं पाई जाती है ना, हर राज्य में अलग अलग सहकारी संस्थाएं होती है। अब हम देखेंगे वाणिज्यिक बैंक। वाणिज्यिक बैंक मुख्यतः लाभ के लिए कार्य करती है। वाणिज्यिक बैंकों की शाखाएं पूरे देश में हो सकती है ना, जैसे देखो पीएनबी की पूरे देश में शाखा है। इस तरह से वाणिज्यिक बैंक की स्थापना कंपनी अधिनियम के अनुसार बैंकिंग कंपनी के रूप में की गई है। इनका पंजीकरण, जो वाणिज्यिक बैंक का पंजीकरण रजिस्ट्रार ऑफ कंपनीज के पास होता है, आरओसी के पास। इनका नियमन बैंकिंग नियमन अधिनियम 1949 के द्वारा किया जाता है। वाणिज्यिक बैंक का नियमन किसके तहत किया जाता है?
बैंकिंग नियमन अधिनियम 1949 के तहत। अब सहकारी बैंक का डिविजन्स कैसे देखेंगे हम। देखो, सहकारी बैंक दो तरह से होती है, ग्रामीण सहकारी बैंक, शहरी सहकारी बैंक। ग्रामीण सहकारी बैंक दो प्रकार की होती है, अल्पावधिक ग्रामीण सहकारी बैंक, दीर्घावधिक ग्रामीण सहकारी बैंक। अल्पावधिक में भी 3 तरह की होती है, PACC, इसको बोलते हैं प्राथमिक कृषि और साख समिति। फिर दूसरा होता है जिला सहकारी बैंक, तीसरा होता है राज्य सहकारी बैंक। दीर्घावधिक में 2 होती है, राज्य सहकारी कृषि और ग्रामीण विकास बैंक, दूसरा होता है प्राथमिक सहकारी कृषि और ग्रामीण विकास बैंक। तो ये कौन सी हो गई, ग्रामीण। अब हम शहरी में देखते हैं, शहरी में भी 2 तरह की होती है, अनुसूचित बैंक और गैर अनुसूचित बैंक। तो ये आप इनका जो सहकारी बैंक का एक फ्लो डायग्राम के हिसाब से उनको समझा सकते हैं। अब हम देखेंगे नाबार्ड। नाबार्ड को क्या, नाबार्ड का फुल फॉर्म है नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट। नाबार्ड की स्थापना शिवरामन समिति, है ना, शिवरामन समिति की सिफारिश के आधार पर 12 जुलाई 1982 को की गई थी। इसकी स्थापना का उद्देश्य देश में कृषि और ग्रामीण क्षेत्र का विकास करना तथा इस संदर्भ में यह केंद्र सरकार की शीर्ष संस्था है। नाबार्ड एक वित्तीय संस्था है जो निम्न संस्थाओं को वित्तीय सुविधाएं प्रदान करती है। किन किन को, राज्य सहकारी बैंक को, क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक को और सरकार की कल्याणकारी योजनाओं को ये वित्तीय सुविधाएं प्रदान करती है। अब हम देखेंगे भुगतान बैंक, पेमेंट बैंक जिसे कहते हैं। आर्थिक व्यवस्था में संसाधनों की गतिशीलता को बनाए रखने और समाज के वंचित वर्ग को आर्थिक विकास की मुख्य धारा में जोड़ने के लिए RBI द्वारा भुगतान बैंक की विचारधारा प्रस्तुत की गई। भुगतान बैंक की गतिविधियों का दायरा सीमित है और यह निम्न क्या क्या है, ये मांग जमा स्वीकार कर सकती है और प्रारंभ में प्रति व्यक्ति अधिकतम 1 लाख रुपए तक का बैलेंस रख सकता है। इसमें ये डेबिट कार्ड जारी कर सकती है परंतु क्रेडिट कार्ड जारी नहीं कर सकती। ये ऋण देने का कार्य नहीं करता। विशेष स्थिति में भुगतान बैंक को बीमा उत्पाद, म्यूचुअल फंड आदि जोखिम रहित उत्पाद का वितरण करने का अधिकार है। भुगतान बैंक की स्थापना के लिए न्यूनतम 100 करोड़ चुकता पूंजी होनी चाहिए। इस बैंक को RBI के पास CRR रखना अनिवार्य है, कैश रिजर्व रेशियो, तथा इसे निवल देयताओं का 75% सरकारी प्रतिभूतियों में निवेश करना अनिवार्य है। ठीक है, इसका उद्देश्य क्या होता है भुगतान बैंकों का, वित्तीय समावेशन को विस्तार करना, लघु बचत खाता उपलब्ध कराना, प्रवासी श्रमिकों, निम्न आय अर्जित करने वाले परिवारों, छोटे कारोबारियों आदि को धन हस्तांतरण की सुविधा प्रदान करना। हाल ही में भारतीय डाक को भी भुगतान बैंक का दर्जा दिया गया है तथा भारतीय डाक भुगतान बैंक की स्थापना की गई। भारतीय डाक को भुगतान बैंक बनाने का उद्देश्य देश के अंतिम व्यक्ति तक बैंकिंग सुविधाएं उपलब्ध कराना है, अर्थात ये व्यवस्था वंचित वर्ग को अर्थव्यवस्था की मुख्य धारा से जोड़ने में सहायक होगी। इसका अन्य लाभ यह है कि इस व्यवस्था पर लोगों का पहले से ही विश्वास बना हुआ है। परिणाम स्वरूप ये ग्रामीण जनसंख्या के साथ सरलता से सामंजस्य स्थापित कर पाएगा। वर्तमान में भारतीय डाक भुगतान बैंक निम्नलिखित सुविधाएं उपलब्ध कराता है। प्रति व्यक्ति को बैंकिंग सुविधाएं उपलब्ध कराना, घरेलू स्तर पर धन स्थानांतरण की सुविधा, डोर स्टेप बैंकिंग सुविधा और प्रत्यक्ष लाभ हस्तांतरण की सुविधा। ठीक है, ठीक है, लघु बैंक देख लेते हैं। लघु बैंक की स्थापना वित्तीय समावेशन को बढ़ाने, लोगों को बचत खाता उपलब्ध कराने और छोटी व्यवसायिक इकाइयों को कम लागत पर ऋण उपलब्ध कराने के उद्देश्य से की गई। ये बैंक लोगों से जमा भी स्वीकार करते हैं तथा उन्हें ऋण भी प्रदान करते हैं, परंतु इनके माध्यम से दिए जाने वाले ऋण में छोटी आर्थिक इकाइयों को प्राथमिकता दी जाती है। लघु बैंक की स्थापना के लिए न्यूनतम 100 करोड़ रुपए की चुकता पूंजी होना चाहिए तथा कंपनी के पास वित्तीय संस्था के रूप में कार्य करने का 10 वर्ष का अनुभव भी होना चाहिए। अब जो NBFC है उसे हम अगले वाले वीडियो में देखेंगे। गैर बैंकिंग वित्तीय संस्था है, ये बहुत महत्वपूर्ण होती है। ठीक, तो अभी का वीडियो यहीं पे समाप्त करते हैं। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।